फार्मर प्रोटेस्ट एक बार फिर भारत के किसानों ने शुरू कर दिया है। इस प्रोटेस्ट में 200 किसान यूनियन, कई हजारों किसान अपने हजारों ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं। The farmers are marching towards India's capital after talks with the government over their demands for assured prices for crops failed. लेकिन मेरे इस फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर कुछ गंभीर सवाल हैं। पहला सवाल, क्यों किसी मेजर नेशनल इवेंट के दौरान ही ये प्रोटेस्ट शुरू होता है? जैसे आप ये ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर पब्लिक के लिए ओपन हुआ। उसके ठीक 4 दिन बाद यानी 26 जनवरी को पंजाब, हरियाणा और नोएडा से ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया। फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 15 नवंबर 2023 की बात करें तो गवर्नमेंट ने 18,000 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में डिपॉजिट किए। इसके भी ठीक 11 दिन बाद वापस से हजारों किसानों ने रास्तों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और 22 जून 2023 को भी यही हुआ था। जैसे ही अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर की ओपनिंग की डेट अनाउंस किया, उसके ठीक एक महीने बाद 27 जुलाई 2023 को संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ी मीटिंग ली और उसमें एक मैस प्रोटेस्ट की प्लानिंग की। इनफैक्ट आप एक प्रोमिनेंट फार्मर लीडर का ये बयान सुनो। मोदी का ग्राफ बहुत मंदिर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं बहुत ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ डाउन कर ਲਾਂਗੇ। वेल, राम मंदिर और पीएम मोदी के पॉपुलैरिटी से फार्मर प्रोटेस्ट का क्या लेना देना है? मेरा मतलब है ये लोग फार्मर की राइट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर 2024 के इलेक्शन के लिए? मेरा दूसरा सवाल, मुझे बताओ ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट होता है जिसके लिए प्रोटेस्टर्स को मॉक ड्रिल करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, 6 महीने की राशन का इंतजाम करना पड़ता है? यस, ये सारे प्रोटेस्टर पुलिस को चकमा देने के लिए कुछ इस तरह से ट्रेनिंग ले रहे हैं। इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक तो पंजाब, हरियाणा और नोएडा में तो कुछ ऐसे ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया जा रहा है जो सीधे सीधे पुलिस बैरिकेड को तोड़कर दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। अब मेरा तीसरा बड़ा सवाल, मुझे बताओ कि फार्मर प्रोटेस्ट के जरिए एक्चुअली में फार्मर की डिमांड को रखी भी जा रही है क्या, और क्या उनकी ये डिमांड साकार हो भी सकती है? क्योंकि जरा फार्मर के डिमांड की डॉक्यूमेंट का ये 8वां डिमांड तो देखो। अब जरा आप ही सोचो, फार्मर के राइट्स का और सीए प्रोटेस्टर का, जिसमें शर्जील इमाम जो इंडिया से नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करता है, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। और उमर खादिल जो कश्मीरी सेपरेटिज्म ओपनली सपोर्ट करता है, की बात क्यों हो रही है? I mean, इसकी रिहा होने से क्या हमारे देश के किसानों का भला होने वाला है? इससे हमारे देश के किसान को क्या फायदा होगा? पंजाब के किसानों, दिल्ली दे कोलों मंगिया अज तक कुछ नहीं मिलिया। फसलां थोड़ियां, जमीनां थोड़ियां ते काबज है हिंदुस्तान दी हिंदू हुकूमत दिल्ली तो चलदी। दिल्ली मलनी पैनी है पंजाब दे किसानों दे नौजवानों, दिल्ली मलनी पैनी है। दी हिक ते ला दो ते झंडे। अब डेफिनेटली प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट जरूर है, बट ऐसे कई सारी बातें हैं जो इस फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 को काफी अनयूजुअल बना रही है, सवाल खड़े कर रही है। वेल, आज हमारे देश के अन्नदाता, जिसके बलबूते पर हमारे देश न सिर्फ खाना खाता है बल्कि उनके फसल को एक्सपोर्ट करके पैसे भी कमाता है, तो क्या देश इनके साथ नाइंसाफी कर रहा है, या फिर कुछ लोग अपने गलत फायदे के लिए इन बेचारे किसानों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है? इसका जवाब आप खुद दोगे पूरी कहानी सबूतों के साथ समझने के बाद। 10 फरवरी 2024 को संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने दिल्ली चलो का नारा लगाया और यहाँ से शुरुआत हुआ फार्मर प्रोटेस्ट 2024 की। SKM ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के 200 किसान ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनियन है जो पिछले फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान बना था, राकेश टिकैत और जोगेंद्र सिंह उग्रहन। लेकिन इस बार इस प्रोटेस्ट को एक लीडर योगेंद्र यादव भी बैक चैनल से सपोर्ट कर रहा है। सो बेसिकली इस प्रोटेस्ट के यही 3 प्रोमिनेंट लीडर हैं और यही 3 लीडर अपने अपने किसान यूनियन के टॉप लीडर हैं। जैसे राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन BKU के टॉप लीडर हैं, जोगेंद्र सिंह उग्रहन BKU एकता उग्रहन के लीडर हैं और योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा के फॉर्मल
फार्मर लीडर रह चुके हैं और आज भी इन लीडर्स और SKM दोनों की किसान ऑर्गेनाइजेशन पर इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ है कि इनके 10 फरवरी 2024 को नारा लगाते ही ओवरऑल इंडिया से यानी यूपी, नोएडा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से कई किसान दिल्ली के तरफ रवाना हो गए। इस नारे के साथ 16 फरवरी को SKM ने नेशन वाइड ग्रामीण बंद यानी कि देश भर के हर गांव को बंद रखने की भी ऐलान किया। अब इस प्रोटेस्ट के जरिए फार्मर अपने दो तरह के डिमांड को फुलफिल करवाना चाहता है। पहली, फार्मर प्रोटेस्ट 2020 के अनकम्प्लीट डिमांड को पूरा किया जाए और दूसरी, उनकी 5 नई डिमांड को भी पूरा किया जाए। बट यहाँ पर हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि फार्मर की दोनों डिमांड फिजिबल और रीजनेबल है भी या नहीं, क्योंकि उससे भी हमें एक आइडिया लगेगा कि ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जेन्युइन है और कहाँ तक बैक चैनल द्वारा पावर्ड। तो इन सारे डिमांड को अच्छे से समझने के लिए पहले 2020 प्रोटेस्ट की डिमांड को ब्रीफिंग में समझ लेते हैं कि सरकार ने इन किसान की किन डिमांड को पूरा किया और कौन सा अब तक पूरा नहीं हुआ है। 2020 के मेजर डिमांड में से पहला डिमांड था कि 3 फार्म लॉ हटाओ। बेसिकली ये वो लॉ थे जिसकी मदद से गवर्नमेंट ने मिडल मैन हटाकर फार्मर को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस दिया था। इन्हीं लॉज में से एक लॉ के तहत फॉरेन कंपनी इंडियन एग्रीकल्चर में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकती थी। बट फार्मर चाहते थे कि 2020 लॉ से पहले जो चल रहा था वही चलते रहे और गवर्नमेंट ने 2 साल पहले जब फार्मर प्रोटेस्ट हुए तभी इस लॉ को हटाकर इनकी इस डिमांड को पूरा किया। अब दूसरी डिमांड है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को बढ़ाओ। सो बेसिकली सरकार फार्मर को लॉस में जाने से बचाने के लिए कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स को उनसे एक फिक्स प्राइस पर खरीदते हैं, पर फार्मर चाहते हैं सरकार वो क्रॉप्स खरीदने में C2 प्लस 50% फार्मूला यूज करे। यानी अगर 100 रुपए का फसल है तो उसे सरकार 150 रुपए में उससे खरीदे, यानी सिंपली उसके फसल को उसकी वैल्यू से ज्यादा भाव देकर सरकार उससे खरीदारी करे। अब ये डिमांड अभी तक पेंडिंग में है। और फाइनली तीसरा डिमांड पूरे देश की फ्यूल पर लगने वाले टैक्सेस को हटाओ। बीच में देश में पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लगता है अब ये कितना पॉसिबल है, मतलब इससे देश की GDP में 2% यानी 8 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन है। मतलब टैक्सेस अगर हटाया तो देश को सीधे सीधे 8 लाख करोड़ का नुकसान होगा एंड इसीलिए ये डिमांड को अभी तक पेंडिंग में रखी गई है। अब इस डिमांड के अलावा 2020 की एक और काफी स्ट्रेन डिमांड है जिसे फार्मर ने इस प्रोटेस्ट में भी रखी है। डिमांड नंबर 1, MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लॉ बना दो जिससे कोई भी गवर्नमेंट रहे बट सालों साल फार्मर को कंपलसरी ये पेमेंट मिलती रहनी चाहिए, चाहे उस साल गवर्नमेंट का प्रॉफिट हुआ हो या फिर नहीं। एंड आज के तारीख में सिर्फ 23 प्रोडक्ट पर ही MSP देने के लिए सरकार हर साल 3 लाख करोड़ अपनी जेब से खर्च करती है और इस बार तो फार्मर की यह भी डिमांड है कि सारे क्रॉप्स को MSP दो। अब प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग करेंटली गवर्नमेंट 23 नॉन पेरिसेबल गुड्स जैसे कि गेहूं हो गया, इन्हें कंपलसेशन के लिए किसानों से खरीदती है, लेकिन अगर सभी क्रॉप्स पर ये लागू कर दिया जाए इसका मतलब पेरिसेबल क्रॉप्स पर भी, तो सरकार पेरिसेबल क्रॉप्स का क्या करेगी, वो तो खराब हो जाएगी। और सिर्फ 23 गुड्स पर ही 3 लाख करोड़ का खर्चा आता है, तो सोचो सारे गुड्स खरीदने लग जाए तो कितना पैसा सिर्फ MSP में ही चला जाएगा। डिमांड नंबर 2, फार्मर और फार्म लेबर के लिए 10,000 के ऊपर वाले जितने भी कर्ज है वो माफ कर दिए जाए। हजारों फार्मर और उनके हजारों करोड़ के लोन, ये अमाउंट इन टोटल 18.4 लाख करोड़ का है। इज दिस इवन पॉसिबल? डिमांड नंबर 3, 58 ईयर और उसके ऊपर की एज वाले फार्मर और फार्म लेबर को हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन दी जाए। अब यहाँ पर देश की मेजोरिटी आबादी किसान है। अब इसमें 58 प्लस कितने होंगे और उन सभी को हर महीने 10,000 रुपए, ये मल्टीप्लाई करके अगर आप जोड़ोगे तो ये अमाउंट आराम से लाखों करोड़ों प्लस पहुंच जाएंगे सिर्फ और सिर्फ पेंशन के खर्च में। डिमांड नंबर 4, 2020-21 में फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए 600 फार्मर एक्टिविस्ट के फैमिली को कंपलसेशन दिया जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली और प्रैग्मेटिकली सोचते हैं। गवर्नमेंट ने 2020 प्रोटेस्ट के बाद उनकी सारी वैलिड डिमांड यानी कि 3 फार्म लॉ को तो तुरंत हटा दिया, पर मिनिमम 30 लाख करोड़ के नुकसान करवा के फ्यूल टैक्सेस को हटाना, हर एक क्रॉप्स को MSP देना, हर बूढ़े किसान को 10
10,000 पेंशन पर मंथ देना, एक्वायर लैंड के बदले 10% प्लॉट और जॉब देना, क्या ये डिमांड आपको जायज नजर आ रही है? इससे कम अमाउंट तो सरकार ने कोविड के बाद इंडियन इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए यूज किया था। अब चलो ये सारी डिमांड फिर भी फार्मर से रिलेटेड है, लेकिन इनकी 8वीं डिमांड आपने देखी? ये देखो, ये 2020 की ही डिमांड है जो इस बार भी उठाई जा रही है। बेसिकली जैसी ये इन लोगों को कहते हैं प्रो डेमोक्रेसी इंटेलेक्चुअल और सीएए प्रोटेस्टर, ये फार्मर इन्हें रिहा करवाना चाहते हैं। और ये डिमांड आखिर फार्मर से कैसे जुड़ा हुआ है, इससे किसान को कैसे बेनिफिट होगा, इसका कोई सेंस भी बनता है? मुझे कमेंट में बताना। तो अब सवाल आता है कि ऐसी डिमांड फार्मर आखिर रख क्यों रहे हैं? वेल, जैसे मैंने शुरू में भी देखा था, इस प्रोटेस्ट की टाइमलाइन भी एकदम अटपटी है, एक पैटर्न की तरह। ये सारे प्रोटेस्ट किसी न किसी मेजर नेशनल इवेंट के बाद ही शुरू हो रही है और यह सब कुछ बहुत ही फिजी लग रहा है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि फार्मर्स को मून्स एंड स्टार प्रॉमिस किया जा रहा है, जो कि प्रैग्मेटिकली पॉसिबल ही नहीं है और शायद ये डिमांड आना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज जस्ट अनफेयर टू अदर सिटीजन ऑफ द कंट्री। बट कुछ लीडर्स उन्हें ये सपना दिखाकर उनसे ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। सो अब नेचुरली जो लीडर्स किसानों से ये करवा रहे हैं उनका कुछ न कुछ तो फायदा होगा ही। सो आइए जरा इन लीडर्स के कुंडली पर गौर करते हैं और समझते हैं कि इनका क्या फायदा होगा इस प्रोटेस्ट से। इस प्रोटेस्ट के पीछे के मास्टरमाइंड संयुक्त किसान मोर्चा के तीनों लीडर्स हैं। जैसे मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था कि ये तीनों लीडर्स अपने अपने किसान यूनियन के टॉप लीडर्स हैं। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं योगेंद्र यादव की। योगेंद्र ने ये ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट फार्मर के राइट से ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट को पावर से गिराने के लिए किया है, ताकि ओपोजिशन पार्टी फिर से पावर में आ सके। किस इलाके में बीजेपी का वोट कितना घटा, किस इलाके में बीजेपी की सीटें कितनी घटी, किसान आंदोलन की भूमिका थी पिच तैयार करने की। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि राकेश टिकैत के साथ मिलकर वो ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी यह है कि किसानों के सामने हर बार योगेंद्र बताते हैं कि फार्म लॉ 2020 किसान विरोधी है। लेकिन मैं साधारण भाषा में कहूँ तो इसे मैं कहता हूँ जमाखोरी, कालाबाजारी, अनुमति कानून। लेकिन वो खुद ही कुछ वक्त पहले तक बोल रहे थे कि देश को फार्म लॉ जैसे कानून बनाना चाहिए। कोई ना कोई तरीका इसका निकालें जिससे किसान जो है वो डायरेक्टली मार्केट को एक्सेस कर सके। आज क्या है कि जो बेचने वाला है और जो अंततः खरीदने वाला, जो उत्पादक है और जो कंज्यूमर है, उसके बीच में 7 लेयर है। सो यही तो वो फार्म लॉ कर रहे थे जो उन्होंने रिपील करवाए। सो कुछ समझे, बेसिकली फार्मर के राइट को तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इनका एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जरूर नजर आ रहा है। यहाँ पर फार्मर को राइट मिले या न मिले, योगेंद्र को पॉलिटिकल में खुद की पोजीशन जरूर बनानी है, ऐसा नजर आ रहा है। और यही बात आपको इनकी बैकग्राउंड समझकर और भी क्लियर हो जाएगी। सो बेसिकली योगेंद्र किसान नहीं बल्कि फार्मर प्रोटेस्ट से पहले बिहार के एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे। लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट शुरू होते ही सिर्फ एक सप्ताह के अंदर योगेंद्र अचानक से फार्मर के लीडर बन गए। इसके अलावा उन्होंने खुद भी इंडियन पॉलिटिक्स में खुद की एक इमेज बनाने के लिए, एक पोजीशन बनाने के लिए कई बार कोशिश की है। क्या आपको पता है योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर भी रह चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी इनकी दाल नहीं गली तो वो ममता बनर्जी के साथ भी कुछ टाइम के लिए जुड़ गए थे। उन्होंने उनके साथ कई इलेक्शन रैली के प्रचारक के तौर पर काम किया था और वहां पर भी उन्हें वो पॉलिटिकल स्टेचर नहीं मिला। तो शायद इसीलिए योगेंद्र ने फार्मर प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिए अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए। बट यहाँ से भी 2021 में उनके ही साथी राकेश टिकैत ने उनको इस प्रोटेस्ट से बाहर निकाल दिया। अच्छा, एक बात, योगेंद्र यादव की ये पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कोई हल्के फुल्के एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि एट एनी कॉस्ट वाले एक्सप्रेशन है, क्योंकि इनके तो अपना पर्सनल स्टेचर बनाने के लिए एंटी नेशनल लोगों के साथ कनेक्शन भी सामने आया है। अब 2020 के दिल्ली राइट्स या सीएए के खिलाफ होने वाला राइट्स तो आप सभी को पता ही होगा। ये राइट्स भी योगेंद्र यादव ने सभी एंटी नेशनल के साथ मिलकर अरेंज करवाए थे। इनफैक्ट न्यूज आउटलेट ओपी न्यूज के पास तो योगेंद्र के राइट्स के लिए ली गई मीटिंग के पिक्चर भी है। और जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें शर्जील इमाम जो इंडिया से नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करता है और उमर खादिल जो कश्मीरी सेपरेटिज्म को ओपनली सपोर्ट करता है, वो भी शामिल है। अब जॉर्ज सोरोस को तो आप जानते ही होंगे, इसके बारे में मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल इतना जान लो कि ये दुनिया के अरबपति में से एक है जो हिंदू से हेट करता है। सोरोस 8,000 करोड़ इंडिया में फंड कर रहा है इंडिया में सत्ता बदलने के लिए, करेंट गवर्नमेंट को गिराने के लिए, एंटी नेशनल एक्टिविटी
एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। नाउ गेस व्हाट, इसी सरोस लिंक फाउंडेशन CSDS की योगेंद्र फाउंडिंग मेंबर है। यस, आपने सही सुना, फाउंडिंग मेंबर। अब सारे डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करते हो तो इसका क्या मतलब निकलता है। सो फ्रेंड, ये रही फार्मर प्रोटेस्ट की पूरी कहानी। अब आप मुझे कमेंट में बताओ इस प्रोटेस्ट से किसका फायदा होगा, फार्मर का या फिर इन लीडर्स का। आपका जो भी ओपिनियन हो आप मेरे साथ नीचे कमेंट में शेयर करना। और अभी इसी तरह से बांग्लादेश में भी #IndiaOut, #Boycott India और #Boycott Indian प्रोडक्ट ट्रेंड कर रहा है, बिल्कुल मालदीव की तरह। बट फ्रेंड्स, ये प्रोटेस्ट बांग्लादेश से नहीं बल्कि लंदन से ऑपरेट किया जा रहा है। यस, और मैं इस सभी को इस वीडियो में डिकोड किया हूँ और आपसे हाईली रिकमेंडेड है इस वीडियो को क्लिक करके देखो। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ऑन स्टॉप फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। एज ऑलवेज गाइज, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।